Welcome in BIS. Today we will discuss some important aspect of public administration like syllabus in brief, some questions which arise in your mind when you opt public administration as a optional. तो आज हम लोग कुछ इसका मूलभूत क्वेश्चंस के ऊपर, बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके माइंड में राइज होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग. फर्स्ट वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. क्या एक्चुअली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है. सिंपल सा रूप. फर्स्ट आई विल लाइक टू से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल जो है यूपीएससी में 1987 में इंक्लूड किया गया था. इट्स अ न्यू सब्जेक्ट है ना. ये पोल साइंस से निकला हुआ, ध्यान में रखिएगा. पोल साइंस में पहले क्या है कि सिर्फ पॉलिटिकल आपको मैटर के ऊपर चर्चाएं होती थी, डिस्कस होते थे, जैसे कि पावर्स अथॉरिटी क्या है ना, कैसे आपको पावर्स अथॉरिटीज़ के यूज़ में हम अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित कर सकते हैं. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट आप डेमोक्रेटिक अगर हो तो उसमें क्या फीचर होना चाहिए है ना. पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है, प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है, लॉज कैसे बनते हैं. तो ये आपको पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं जनरली पोल साइंस में स्टडी किए जाते थे. लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, ये जो लॉज जो बनते हैं उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, अप्लाई किया जाए, लोगों तक, पीपल्स तक पहुंचाया जाए. दिस क्वेश्चंस वर नॉट डिस्कस्ड इन पॉलिटिकल साइंस. फर्स्ट वुडरो विल्सन अराइज दिस क्वेश्चन है ना. उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी गुड बना दें, अच्छा बना दें, चाहे कितना भी इफेक्टिव बना दें है ना, मेन मैटर इज़ टू इम्प्लीमेंट दिस. इसको इम्प्लीमेंट कितने इफेक्टिव तरीके से करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसी एस्पेक्ट को हमने अब तक अवॉइड किया है. तो वुडरो विल्सन ने ये फोकस पहली बार किया था कि हमारा एक कोई सेपरेट ऐसा आपको सब्जेक्ट होना चाहिए, एरिया ऑफ स्टडी होना चाहिए, जिसमें केवल गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन वाले एरिया पर कि कैसे इसको साइंटिफिक हम तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसको हम पूरा कर सकते हैं, गवर्नमेंट की लॉज और पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए. तो वहीं से एक ऑप्शनल के तौर पर, ये एक सब्जेक्ट के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एराइज हुआ था. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं पोल साइंस का चाइल्ड हुआ, उसका एक पार्ट हुआ, जिसका एक पार्टिकुलर एरिया है गवर्नमेंट. ये सिर्फ गवर्नमेंट का अध्ययन करता है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, माने गवर्नमेंट का वो सारा स्ट्रक्चर जो पब्लिक पॉलिसी को, लॉज को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने का जो काम करता है. तो कैसे ये इम्प्लीमेंट करने वाला काम इफेक्टिव हम बना सकें, प्रोफेशनल तरीके से कर सकें है ना, एफिशिएंट वे में हम कर सकें, दैट एरिया आर स्टडीड इन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. 1987 में इसको ऐड किया गया था. ये मोटा मोटी आप इसको आप समझें. तो ये इंट्रो जो अभी हमने समझा पब्लिक एड का कि पब्लिक एड क्या है और कहाँ से आया है ना. इसके बाद हम लोग जो थिंग्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज सिलेबस. सिलेबस आपको सिलेबस में अभी कुछ तो आई हैव क्लियर्ड ऑलरेडी दैट मेन फोकस एरिया इन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को कैसे हम इम्प्रूव करें, दैट इज़ द मेन एरिया ऑफ फोकस. और आप भी गवर्नमेंट से जुड़ने जा रहे हैं तो नेचुरल आपको ये इंटरेस्टफुल लगेगा कि आखिर इसमें क्या चीज़ें सिलेबस के अंदर डाली गई है. तो सिलेबस में वी सी 2 पार्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 एंड पेपर 2.
In paper 1 we see here theory part of governance, and in paper 2 we see the practice part of governance. प्रैक्टिस है ना, जब भी है ना हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते, वाट एवर सब्जेक्ट वी रीड, सम पार्ट वी आप नेसेसरली रीड देयर कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, नेचर, स्कोप, इट्स आर्ट और साइंस, इट्स डेवलपमेंट, चेंजिंग इन डायमेंशन ऑफ स्टडीज, चेंजिंग या आपको चैलेंजेज बिफोर दिस सब्जेक्ट, और आपको डिसिप्लिन, है ना, इस तरह की चीज़ें मोटा मोटी हम लोग कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, है ना, यू रीड सोशोलॉजी, यू रीड पॉल साइंस, यू रीड ज्योग्राफी, यू रीड फिलॉसफी, कुछ भी आप पढ़ें तो ये कॉमन कुछ सिलेबस का पार्ट होता है, जिसमें सिलेबस की बेसिक चीज़ों को हम लोग को पढ़ना होता है ना, क्या है नेचर, क्या है उसका स्कोप, क्या है ना, कैसे उस आपको डिसिप्लिन का हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, डायमेंशंस में क्या बदलाव चेंजेज आ रहे हैं, है ना, क्या चैलेंजेज हैं स्टडीज़ में, जो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो वो यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कोई आपको अलग से सेपरेट कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट का ये एक आपको नेसेसरी एरिया होता है उसका इंट्रो का, है ना, फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो उसी चीज़ का होता है, इसमें भी वही चीज़ है। बाकी का एरिया जितना भी है, रेस्ट एरिया है ना, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट को ये थ्योरेटिकली देखने की कोशिश करता है ना। जैसे हम लोग अगर इसको समझेंगे तो इसका जो सेकेंड चैप्टर जो है इसमें थ्योरीज पार्ट है। थ्योरीज में क्या होता है कि थ्योरीज में जो अलग अलग थिंकर्स वगैरह जो हैं उन्होंने ये देखने की कोशिश की है अपने अपने अप्रोच के तहत, व्यूज़ के तहत, अपने अपने स्टडीज़ के तहत कि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग जो पीपल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंट, मोर प्रोडक्टिव, मोर इफेक्टिव। तो इस चीज़ के लिए उन लोगों ने अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस अप्रोच के तहत स्टडी किया और उसी को फिर एक थ्योरी के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में सामने वो लाया कि ये सॉल्यूशंस है जिसके माध्यम से आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को आप बेहतर कर सकते हैं। तो सेकेंड चैप्टर में इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, जिसमें टेलर हैं, चेस्टर बर्नार्ड हैं, मेयो हैं, है ना, लिकर्ट है, सब ने अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के स्ट्रक्चर, बिहेवियर, है ना, वर्किंग कल्चर, इन सारी चीज़ों का स्टडीज़ करके उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने अपने तरीके से सॉल्यूशन आपको बताया। दैट इज़ द पार्ट ऑफ थ्योरीज, है ना। सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर में एक पार्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के ऊपर कुछ थ्योरियाँ दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग देखते हैं आपको लीडरशिप का एक अलग रोल होता है ना, कम्युनिकेशन का अलग रोल होता है, आपको वर्कर्स का आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेटर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, या गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना। इट्स ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो इन सारी चीज़ों के बेस्ट मेथड क्या हो सकते हैं, इनके पीछे के क्या जो भी ट्रूथ है, जो भी आपको रियल ट्रूथ है, उसको सामने लाने की कोशिश अलग अलग आपको थिंकर्स ने की है कि बेस्ट लीडरशिप मॉडल क्या हो सकती है, बेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल क्या हो सकता है, बेस्ट मोटिवेशनल मॉडल क्या हो सकता है, बेस्ट आपको लीडरशिप का मॉडल क्या हो सकता है। ये सब चीज़ आपको हम लोग थर्ड चैप्टर में देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में, थर्ड में, फोर्थ चैप्टर में इसमें होता ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, रीजनल ऑफिस जो होते हैं, क्या रिलेशनशिप उसके बीच
होते हैं, किस तरीके से आपको कंट्रोलिंग का मैकेनिज्म उनके बीच काम करता है ना। ये सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन का जो अलग अलग ढांचा होता है, उसका मेरिट्स डिमेरिट्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप जब सिस्टम में जाएंगे तो यू विल सी दिस, आप अपनी आईज से उन चीज़ों को देखेंगे, रोज अपनी ज़िंदगी को वहाँ गुजारेंगे, एंड दैट इज स्टडीड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन थ्योरी पार्ट, है ना, टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो सिस्टम जो होता है, सिस्टम को इतने पावर्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट में, तो इसको कैसे हम अकाउंटेबल बना सकते हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ कंट्रोलिंग आर नॉट इफेक्टिव टुडे, लाइक जुडिशरी कंट्रोल, आपको लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, और आपको जुडिशरी कंट्रोल भी बहुत इफेक्टिव नहीं है। कोई आपको बड़े बड़े चर्चित मैटर के ऊपर कोई बिग डिसीजन आपको जुडिशरी के आ जाए तो उससे कोई आम लोगों को कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन के रॉन्ग बिहेवियर से, जो है रॉन्ग ट्रीटमेंट से जो है राहत नहीं मिलती है ना। जुडिशरी इफेक्टिव तब होगी जब आम जिंदगी में कॉमन मैन को जो है आपको जुडिशरी से सेटिस्फेक्शन हो, तो वो चीज़ आज उपलब्ध नहीं है। तो क्या नए मेथड हो सकते हैं, है ना, जैसे आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है, बहुत सारी चीज़ें जो सोशल ऑडिट है, बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप की गई है, उसको हम इसमें पढ़ते हैं, जिससे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को जो है और ज़्यादा अकाउंटेबल बना सकें। इसके बाद जो है इसमें पढ़ते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, है ना। आपको जनरली हम लोग जानते हैं कि लॉ मेकिंग का काम जो है आपको लेजिस्लेचर का है, लेकिन लेजिस्लेचर के पास जो है टाइम और स्पेशलाइजेशन की कमी होती है। तो बेसिक चीज़ों को तय करने के बाद वो डिटेल्स तय करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, आपको रेगुलेटरी बॉडीज जो है जो उससे रिलेटेड होती है उनको सौंप देती है। तो ये क्या मैकेनिज्म है, क्या इसके ड्रॉबैक है, कैसे इसको हम ज़्यादा रिस्क फ्री हम बना सकते हैं, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन जो है इस हिस्से में होता है। इसके बाद इसमें जो स्टडीज होता है कि आपको डेवलपमेंट के डायनामिक्स, आज हम लोग डेवलपमेंट का सब नाम सुनते हैं, तो डेवलपमेंट क्या है, क्या कंसेप्ट है ना। ये अब तक जो आपको डेवलपमेंट का जो अप्रोच है वो किस तरह से चेंजिंग के दौर से गुजरा है। जैसे आज हम लोग सुनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो अलग अलग समय पे जो डेवलपमेंट का जो अप्रोच रहा है, डेवलपमेंट करने का जो मेथड रहा है, जो विजन और सोच जो रही है ना, आपको जैसे टॉप मॉडल, बॉटम मॉडल, ये अलग अलग, तो क्या इसके पीछे का कंसेप्ट है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव है आज की डेट में और कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है ना। आपको दैट इज़ द फोकस पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम लोग उनको रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं उनके पास, उनको लेते हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सर्विस कंडीशन, पे स्केल, तो इससे जुड़े बेस्ट मेथड क्या हो सकते हैं, इस चीज़ का थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से अध्ययन इसमें आपको किया जाता है ना। व्हेन आप यू विल गो इन सिस्टम, तो यू विल टेक आप मैनी डिसीजंस आपको विच आर इन नेचर, हुज नेचर इज फाइनेंशियल, है ना, जिसका फाइनेंशियल नेचर होगा, है ना, उस तरह के आप डिसीजंस लेंगे। तो फाइनेंशियल आपको डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंस का आपको मैनेजमेंट कैसे होता है, बजट कैसे बनता है, बजट की बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है, कंट्रोलिंग कैसे हो सकता है, बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, ये इसके जो बेसिक चीज़ें जो है, इस चीज़ का अध्ययन जो है इसमें आपको किया जाता है। इसके बाद इसमें अध्ययन किया जाता है पब्लिक पॉलिसी का। आप जब टॉप पोस्ट पे जाएंगे, है ना, आप सेक्रेटरी लेवल पे जाएंगे, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे आप अगर जाएंगे तो आप पॉलिसी मेकिंग के वर्क से जुड़ेंगे। तो पॉलिसी मेकिंग के मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी है कि कैसे पॉलिसी मेकिंग होती है, बेस्ट मॉडल क्या होता है पॉलिसी मेकिंग का, हर मॉडल के क्या मतलब प्लस पॉइंट हैं, है ना, और कैसे इसके इम्प्लीमेंटिंग को प्रभावी हम बना सकते हैं, कैसे इसके मॉनिटर को प्रभावी बना
सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे इसके इवोल्यूशन प्रोसेस को हम इफेक्टिव बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें आपको मोटा मोटी होता है। तो हमने देखा कि इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो सारी चीज़ों का ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू गवर्नेंस, यानी कि जिस सिस्टम में जुड़ के जो आप करेंगे उसी चीज का थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पेपर में जो है अध्ययन होता है। सेकंड पेपर जो प्रैक्टिस का जो पेपर है, इसमें गवर्नेंस इन एक्शन का अध्ययन होता है। इसका मतलब हुआ जैसे आप यूएसए में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी कर रहे हैं तो यू हैव टू रीड देयर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड वर्किंग ऑफ यूएसए। इंडियन में क्या होगा, जब इंडिया में पेपर 2 का स्टडी आप कर रहे होंगे तो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फंक्शनिंग जो है, उसकी जो प्रॉब्लम जो है, उसकी जो समस्याएं जो है, यू हैव टू स्टडी दिस ईयर, है ना। तो आपको नेचुरल है इसमें वही सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जुड़ी हुई है। यहां थ्योरेटिकल पार्ट है ना, और यहां वास्तव में क्या ढांचा हमारा है, जैसे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ना, उसको कौन कौन से आइडियलिज्म जैसे सोशलिस्ट आइडियलिज्म है, या आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस जो है वो है, या प्रियम्बल है ना, इस तरह की चीज़ें कैसे उसको इन्फ्लुएंस करती है, एडमिनिस्ट्रेशन का कल्चर हमारे यहाँ कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर हमारे यहाँ कैसा है, कैसे दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इन सब चीज़ों का इसमें हम स्टडी करते हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। यानी कि जो बैकग्राउंड है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे का, उसका हम स्टडीज करते हैं। इसके बाद जो हम लोग स्टडीज करते हैं आपको सेकेंड पेपर में, है ना, वो है ये फर्स्ट सेकंड का मैंने बता दिया। फर्स्ट में जो है इसका जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया। ब्रिटिश काल है या आपको इसका ये आपको मुगल काल है ना, या आपको उसके पहले कौटिल्य के समय का है, मैंने कैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पास्ट क्या है। सेकंड में हमने बताया इसका फिलोसफिकल आधार, जो भी फिलोसफिकल आधार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है ना, प्रस्तावना है ना, सोशलिज्म है, इसके बाद डेमोक्रेसी है ना, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जिसके आधार पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, टिका हुआ है ना, उसका मोरल बेस जो काम करता है वो हम अध्ययन करते हैं। तीसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं पीएसयू के बारे में, है ना। पीएसयू के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या पीएसयू भारत में है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका ड्रॉबैक है, किस तरह के रिफॉर्म्स इसके अंदर हाल फिलहाल किए गए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब आपको गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरी है ना, या वो जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, है ना, उनके बीच के जो रिलेशनशिप हैं, है ना, उन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हम लोग स्टडीज़ करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, प्लान्स का स्टडीज़ करते हैं, इंडिया में कैसे प्लान बनते हैं, प्लान आपको प्लानिंग से जुड़े जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, लाइक आपको नेशनल ये आपको नीति आयोग, है ना, लाइक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, लाइक आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो ये प्लानिंग के संदर्भ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, प्लान का सेंट्रलाइज ढांचा जो स्ट्रक्चर जो अभी तक काम करता रहा है उसके क्या ड्रॉबैक है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, नीति आयोग के आने से किस तरह के इफेक्ट आपको प्लानिंग के स्ट्रक्चर पर हमारा पड़ा है, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है, यही सब जो प्लान का एरिया है उसमें हम लोग स्टडीज़ करते हैं। इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडीज़ करते हैं, है ना। आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या उसका रोल है, टाइम के साथ ये रोल कैसे चेंज हुआ है आफ्टर फ्रीडम, किस तरह से हम आपको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की फोकस से अब धीरे धीरे डेवलपमेंट वेलफेयर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं,
किस तरह इनोवेटिव तरीके से हमारी भूमिकाएं, हमारे रोल्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह के चैलेंज हैं, किस तरह के प्रेशर आज की डेट में आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, कलेक्टर के ऊपर है, कितना ओवरलोडेड वो हो चुका है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग पंचायत इसमें पढ़ते हैं, म्यूनिसिपैलिटी पढ़ते हैं, उससे जुड़ी जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, आगे किस तरह के काम हो रहे हैं, है ना। किस तरह से एक तरफ जो है हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लोकलाइजेशन की भी डिमांड बढ़ रही है, कैसे उसको बीच हम बैलेंस बनाएं। इन सारी चीज़ों का इसके अंदर हम स्टडीज़ करते हैं। इसमें हम वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का भी अध्ययन करते हैं। वेलफेयर का मतलब ही हुआ SC ST महिला, है ना, इनसे जुड़े जो प्रोग्राम्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है ना, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है ना। ये सारी चीज़ों का इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। भारत में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अभी चल रहा है गवर्नमेंट का, उसका क्या अभी आपको प्रेजेंट सिस्टम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल है ना, जो फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसका क्या रोल है, इंडिया में बजट कैसे बनता है ना, उससे जुड़ी आपको जो प्रॉब्लम है, उससे जुड़ा जो प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ते। वो सारी चीज़ें वैसे भी आपको पढ़नी है ना। एज ए ब्यूरोक्रेट वैसे भी आपको वो चीज़ें जो है आपको जाननी। कार्मिक प्रशासन में इंडिया में जैसे UPSC है, स्टेट PCS है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है सिविल सर्विसेज का यानी हायर सर्विसेज का, प्रमोशन का भारत में क्या तरीका है, इंडिया में सिविल सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ना। ये सारी चीज़ें जो रियल में आप सिस्टम में जाने के बाद देखेंगे वो इस सिलेबस में पढ़ना है। आफ्टर फ्रीडम किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं, अलग अलग कमेटियाँ बनी है ना, उन्होंने क्या रिकमेंड किया है, किस तरह के काम किए गए हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको लीड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग आपको पढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है, लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में कलेक्टर और SP के बीच का रिलेशनशिप कैसे स्ट्रेसफुल हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन है ना, कुछ इश्यूज हैं इसके अंदर, जैसे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट है, करप्शन है ना, वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस है। इसके बाद जो है जो IS जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनके बीच जो कंट्रोवर्सी होती है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारी चीज़ों का इसमें स्टडीज़ करते हैं। तो हमने देखा कि मोटा मोटी जितनी भी चीज़ है थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिस से जुड़ी हुई, उस सब का संबंध जो है ऑल आर रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड ऑल थिंग्स यू विल सी ड्यूरिंग योर सर्विस। When you will enter in civil service, है ना, after qualifying the civil services exam, you will face all these things. Theory will help to make practice effective. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग लेके आप सिस्टम में जो जाएंगे, तो ये आपको वहाँ पर सिस्टम में एडजस्टमेंट करने में, सिस्टम को समझने में, बेहतर परफॉर्म करने में आपको मदद करेगा। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये था पेपर 1 और पेपर 2 का ब्रीफ में एनालिसिस। और बहुत ही मैंने इसको क्लिष्ट बनाने की कोशिश नहीं की, जो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने उससे बचने की कोशिश की। और इतना ही आपको समझना है सिलेबस में, बाकी हम लोग डिटेल में हम लोग आपको समझेंगे इसको। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हियर द रेलिवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लें आप भाई? कोई भी जब आप काम करते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर कि हम लोग तराजू में उसका कॉस्ट और बेनिफिट हम लोग देखते हैं कि कोई, जब हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पब्लिक एड से आपका कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है। इट्स जस्ट अ मीन्स टू क्रैक द एग्जाम, एक साधन है। तो आप पब्लिक एड एक ऑप्शनल के तौर पर वाई यू ऑप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो कई बेनिफिट हैं। रूल इन GS, देखिए GS का 40% सिलेबस पब्लिक एड से आपको कवर होता है। कैसे? पेपर 1 में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हिस्ट्री का वह एरिया जिसका रिलेशनशिप
एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है। जैसे कौटिल्य में आप पढ़ते हैं, है ना, कौटिल्य है, या आप मुगल काल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ खास आपको डेवलपमेंट जो हुआ था, जैसे मनसबदारी व्यवस्था है ना, या ब्रिटिश काल में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुआ, तो वो चीज़ें आपको यहाँ आपको पब्लिक एड से भी आपको कवर हो जाती है ना, वो चीज़ यहाँ आपको हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये में जो आप कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, कुछ रिफॉर्म्स आप पढ़ते हैं, जैसे आपको 1935 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है ना। तो चूंकि इसका एक इम्पैक्ट है आपको गवर्नेंस के डेवलपमेंट में, तो इसलिए यहाँ आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो हिस्ट्री का बहुत सारा ऐसा एरिया है जो आपको जो है आपको पब्लिक एड में कवर होता है। इसके अलावा जो है हम लोग इसमें जो सोशल इशू जो होता है, सोशल इशू का एरिया जो है वो भी फर्स्ट पेपर में आपको कवर होता है। मेन जो एरिया इसमें जो आपको आता है वो सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर का मान लिया जाए कि 80% एरिया जो है ये आपको पब्लिक एड से जुड़ा हुआ है। यानी कि सेकंड पेपर में आप अगर IR को आप अगर छोड़ दें, है ना, तो रिमेनिंग एरिया जो है जितना भी, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको वैसे भी पढ़ना है। तो आप सोचिए जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लेते हैं तो आपका ये लोड कितना, आपको सेकंड पेपर के केवल 20% की अलग से तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में भी बहुत सारा एरिया है, जैसे इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं तो आपको बजट का एरिया है ना, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से थ्योरेटिकल समझ आपको बनती है, जो वहाँ आपको हेल्प करती है, और वो डायरेक्ट भी सिलेबस में है। इसके अलावा इसमें आपको इंटरनल सिक्योरिटी है, ये आप लोग पढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी इसमें आपको पब्लिक एड के सेकंड पेपर में पढ़ना पड़ता है। आपको जो इंटेलिजेंस बॉडी जो है वो सब पढ़ना पड़ता है। इसमें आप पढ़ते हैं CAG वगैरह पढ़ते हैं, ये सब आपको पब्लिक एड से आपको पूरा हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन पब्लिक एड से पूरा हो जाएगा। तो इकोनॉमी का भी कुछ हिस्सा है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी का भी कुछ हिस्सा है थर्ड पेपर में, जो इससे पूरा हो जाता है आपका। इसके बाद जो मुख्य पेपर जो है वो है पेपर 4। पेपर 4 का जो है 40% प्लस एरिया जो है वो पब्लिक एड से जुड़ा हुआ है। 40% प्लस एरिया पब्लिक एड से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। रेस्ट 60% में भी जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लेके चलना है। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प यू इन डेवलपिंग दिस अप्रोच। एंड आपको बिसाइड दिस व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू डील विद आपको केस स्टडी, जब आप केस स्टडी को डील करते हैं तो केस स्टडी में जो भी केस आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, आपको दैट इज द रियल एज्यूम्ड आपको सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट। यानी एक सिविल सर्वेंट रियलिटी में जो सिचुएशन फेस करता है उसको एज्यूम करके केस बना के आपके सामने रखा जाता है। तो जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडीज के दौरान आप जीते हैं। तो उसी हिसाब से आपका नॉलेज का फ्रेमवर्क, मेंटल फ्रेमवर्क, आपका एटीट्यूड, सोचने का तरीका आपका वो डेवलप हो जाता है, और आपसे ये इमेजिन किया जाता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट। तो वो थिंक लाइक जो होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको मिलता है। तो उसका फायदा सीधे तौर पर जो है वो केस स्टडीज में भी मिलता है। तो केस स्टडीज 120 नंबर का होता है, यानी इसके हाफ सिलेबस का जो हाफ सिलेबस जो है एथिक्स का वो केस स्टडी से जुड़ा हुआ है, और उसमें टोटली जो है आपको पब्लिक एड का जो आपका विजन है, अप्रोच है, उसका जो एटीट्यूड जो है वो आपको इसमें हेल्प करेगा। ये चीज है। तो जीएस में आप मान के चले ओवरऑल 30 से 40% एरिया जो है ना, लोग ज्यादा भी बताते हैं लेकिन बी प्रैक्टिकल, 30 से 40% एरिया अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट से पूरा हो रहा है तो इट्स अमेजिंग।
ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कितना समय बच रहा है ना। इसके बाद इसका रोल जो है वो ऐसे में है, यू सी 10 years previous essay paper and you will find that every year 1 or 2 essay comes from the topic of public administration. हर साल every year 1 or 2 essay comes from public administration directly. It means you have not to give a separate time for preparation of essay. आपको essay के preparation के लिए separate टाइम नहीं देना है, तो आपका ये समय बचा, यानी 250 मार्क्स जो है आपका पब्लिक एड में ऐड हो गया। ये बेनिफिट हर सब्जेक्ट में नहीं मिलता है, कुछ सब्जेक्ट है, पोल साइंस में भी ये बेनिफिट है, फिलोसफी में भी ये बेनिफिट आपको मिलता है, ऐसे में आपको बेनिफिट मिलता है। अब इकोनॉमिक्स में भी ये बेनिफिट मिलने लगा है, क्योंकि अब इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गई है। लेकिन पब्लिक एड इसमें जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको रोल अदा करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ही वो एग्जाम ले रहा है, तो हर जगह कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव व्यूज़ और एटीट्यूड को जांचने की वो कोशिश ज़रूर करता है। इंटरव्यू में आपको फायदा होता है। भाई इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू बोर्ड try to find the right attitude of bureaucrat within you. आपके अंदर ब्यूरोक्रेट बनने का राइट एटीट्यूड है या नहीं, है ना, वो जज करता है इंटरव्यू में। और जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप इंटरनलाइज करते हैं तो ऑलरेडी आपके अंदर जो है एक ब्यूरोक्रेट की सोच, उसका जो एटीट्यूड जो है, उसका सोच जो है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डेवलप हो जाती है। यू नो बेटर कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, तो आप उसी हिसाब से आपका रिस्पॉन्स होता है, उसी हिसाब से आपका आंसर होता है। आंसर में एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो वहां इंटरव्यू में दिखता है। तो नेचुरल है कि you show there that you are fittest person in among other aspirant। तो इसका नेचुरल बेनिफिट जो है आपको इंटरव्यू में भी होता है। इसके बाद जो बेनिफिट होता है वो ट्रेनिंग में। भाई ट्रेनिंग क्या करती है? आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल डेवलप करने के लिए होती है, और वो स्किल आप ऑलरेडी स्किल ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप डेवलप कर चुके हैं। यही वजह है कि सेकेंड एआरसी ने ये एडवाइस दिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सिविल सेवा के लिए कंपलसरी पेपर बनाया जाए, है ना। सेकेंड एआरसी ने कहा व्हेन यू गो टू बिकम इंजीनियर यू हैव टू रीड, यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग। व्हेन यू ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर यू हैव टू क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो व्हाई नॉट आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर नीडेड बिफोर गोइंग टू सिविल सर्विसेज, कि जब हम डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एग्जाम की जरूरत पड़ती है, उसको क्लियर करके ही हम डॉक्टर का वो हम करते हैं, प्रॉपर स्टडी करके, इंजीनियरिंग का स्टडी करके ही हम इंजीनियर बनते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडीज करके ही हम पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में हम आए, ऐसा क्यों ना हो। तो इसी चीज के लिए आपको सेकेंड एआरसी हैड आपको रिकमेंडेड to make the public administration a compulsory paper in civil services examination। तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है ना। आपको सिलेबस के एक बड़े हिस्से में आप देखिएगा इसको इंक्लूड किया जा चुका है ना। जीएस में इसका जो प्रेजेंस काफ़ी बढ़ रहा है दिनों दिन। स्टेट पीसीएस में आप देखिए, आरएस में देखिए, आप झारखंड में देखिए, है ना, कई स्टेट पीसीएस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरेटिकल पार्ट को भी माने ऑलमोस्ट 70% सिलेबस को आपको जीएस के तौर पर शामिल कर लिया गया है। तो सोचिए कितना जरूरी हो जाता है वहां पर। आप अगर ऑप्शनल के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करते हैं तो दैट एफर्ट्स जो है, जो आप अलग से जो देते, वो आपका सेव हो गया। तो ट्रेनिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाती है, आप ऑलरेडी उसका नॉलेज यहां क्रिएट कर चुके हैं, तो यू बिकम कंफर्टेबल हियर, है ना। यू परफॉर्म एज अ ट्रेनर गुड हियर। तो आपका जो वहां से जो आपका एक रिकॉर्ड बनना शुरू होता है ना, वो एक बेहतर रिकॉर्ड बनना वहां से शुरू हो जाता है।
तो ट्रेनिंग भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। और इसके बाद आता है प्रैक्टिस का एरिया। प्रैक्टिस का मतलब कि व्हेन यू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, व्हेन यू स्टार्ट टू वर्क एज अ आपको कलेक्टर, एज अ STM, एज अ DSP, SP, देन पब्लिक एड हेल्प यू इन वर्किंग। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने गेन किया, जो प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर जो आपने डेवलप किया, तो यहाँ सिस्टम को समझने में, सिस्टम के अंदर के मैकेनिज्म को समझने में कि क्या लीडिंग स्टाइल ठीक होगा, कैसे हम अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करें, कैसे मोटिवेट करें, है ना, किस तरह के कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन का रास्ता हो सकता है, जो भी बजट आपके सामने आता है, जो कुछ भी सिस्टम में चल रहा होता है, यू हैव ऑलरेडी फेस्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप वो देख चुके हैं, उसका नॉलेज प्रॉपर है, आधुनिक अब मॉडर्न नॉलेज है। तो उस नॉलेज के साथ जब आप यहाँ जाते हैं तो आपकी हैंडलिंग बेहतर हो जाती है। यू बिकम्स अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यू बिकम अ गुड कलेक्टर। So that is the main part of profit. Beside this, some questions are more here. We will find the answer. Some student ask generally from us that how much background matter here, how much background matter here, यानी स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है वो क्या इसमें कोई मैटर करता है। मान लिया जाए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो आपको बता दूं कि जनरली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने वाले होते हैं उनका कोई बैकग्राउंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता है। चूंकि एक शॉर्ट सब्जेक्ट है, GS में इसका महत्वपूर्ण रोल है, इसमें वही चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, है ना, वही चीज़ों को आप देख रहे हैं जो सिस्टम में जाने के बाद आप करेंगे, तो एक नेचुरल इंटरेस्ट इसके अंदर होता है। तो आप और एक परफॉर्मेंस के हिसाब से भी कंटिन्यूस इसमें रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। लास्ट ईयर भी फर्स्ट रैंकर UPSC का, IAS का आपको पब्लिक एड से ही था। HCS में भी, BPSC में देख लीजिए पिछले साल फर्स्ट रैंकर पब्लिक एड से था। तो अलग अलग स्टेट में भी यही हाल चल रहा है। तो यही वजह है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, आप बहुत मजे से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं एज ए ऑप्शनल। हाँ, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो, माने अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट अगर नहीं है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है तो सिविल सेवा आप वैसे भी क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि सिविल सेवा को क्रैक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट होना जरूरी है। और जिसको इंटरेस्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वह उसी से जुड़ी चीजें जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहा होगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन बिकम्स वेरी इजी। इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है, मेमोरी करने वाली आपको चीज नहीं है, जस्ट समझने वाली चीज है, अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीज है। एक बार आपने चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आप इसको पूरे इंटायर सिलेबस को आप रिवाइज कर सकते हैं। दैट्स द रीजन बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप लास्ट रिकॉर्ड को आप अगर उठा लेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अब रिजल्ट को आप देखेंगे तो टॉप 10 में 3-4 रिजल्ट, 2-3 रिजल्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। फर्स्ट रैंकर कई साल में आप अगर देखेंगे तो कई सालों में जो है आपको मैंने अलग अलग सालों में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फर्स्ट रैंक कर रहे हैं। तो उसकी वजह ही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक माइंडफुल आपको लोगों के लिए जो अंडरस्टैंडिंग में आपको ज़्यादा विश्वास करते हैं, चीज़ों को समझ कर पढ़ना चाहते हैं, फॉर दैट पर्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इजी सब्जेक्ट, नो नीड ऑफ बैकग्राउंड। अब थोड़ा सा हम लोग सोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या आपको बुक्स के तौर पर, बुक्स के अलावा और क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, कुछ तो बुक्स आपको देखनी है, बुक्स ज़्यादा नहीं लें आप, कुछ बुक्स लें उसको बार बार देखें आप। जैसे
फर्स्ट इज मोहित भट्टाचार्य। मोहित भट्टाचार्य की एक दो किताबें हैं, वो सब ले लें आप। सेकेंड बुक इज प्रसाद एंड प्रसाद। दिस बुक इज फॉर थिंकर्स, वेरी इफेक्टिव बुक एंड नेसेसरी बुक। इसके बिना आपका कंसेप्ट थिंकर्स पर क्लियर नहीं होगा, ये जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अरोड़ा एंड गोयल फॉर सेकेंड पेपर, अरोड़ा एंड गोयल फॉर सेकेंड पेपर। You may take Sarma Sadana also. You may take Sarma Sadana also. After this, B.L. Faria, है ना? These are some books you should purchase for better understanding and preparation of public administration. Beside books, paper, especially current, है ना? पेपर्स में जब भी आप पढ़ो, है ना, whenever you see paper, तो those area, those news which are related to public administration syllabus, है ना, you make a separate notes for that, है ना। you read paper, you read current affairs, है ना, तो उसका एक सेपरेट आप नोट्स बना ले। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को जो एरिया टच कर रहा हो वो बहुत आपको बेनिफिट देगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। पेपर के अलावा सेकेंड ARC रिपोर्ट, दैट इज मस्ट। पुंछी आयोग रिपोर्ट, पुंछी आयोग रिपोर्ट, बोथ रिपोर्ट यू कैन सी इन ब्रीफ, है ना। बहुत सारी आपको मार्केट में बुक्स आ गई है जहां ये ब्रीफ में आपको मिलेगा, तो आपको बस उसके रेफरेंस को देखने के लिए, थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ों को देखने के लिए यू हैव टू सी दिस। इसके अलावा मैगजीन्स, मैगजीन्स में करंट अफेयर्स जो आप देखते हैं उसको आप देखें। IIPA एक जनरल आती है इसकी, IIPA की ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, उसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स आप उसको देखें, जो आपको सीधे तौर पर सिलेबस के किसी टॉपिक को टच कर रही हो उसी को देखें, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स में वैसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, है ना, दैट आर नॉट मच नीडेड फॉर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अवॉइड दैट टॉपिक। तो दोज टॉपिक आपको विच आर डायरेक्ट रिलेटेड टू आपको सिलेबस, आप यू शुड रीड IIPA आपको जनरल, बिकॉज इन जनरल कुछ रिसेंट रिसर्च, रिसेंट डाटा, रिसेंट अप्रोच, है ना, यू विल सी हियर। तो ये कुछ बुक्स वगैरह हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। इसके बाद, है ना, ध्यान में रखिएगा आप। और तो कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं आप लोग के दिमाग में, सब बता ही दिया है मैंने। इसके बाद जो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। देखिए, ये मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर बताऊंगा। कई बार बहुत सारे टीचर या टॉपर्स जो होते हैं चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, और कई टॉपर्स अच्छे भी होते हैं, लाइक यू सी द फर्स्ट रैंकर लास्ट ईयर, हिज नेम इज, जो फर्स्ट रैंकर जो है लास्ट ईयर के, नाम अभी आपको माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है,
उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही था, उनके इंटरव्यूज़ को पढ़े, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने जेन्युइन बात कही है। अब बहुत सारे टॉपर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जैसे वो एकदम औरा बना देते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत तोप वाली तैयारी की। तो उन चीज़ों में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। देखिए, कुछ तो कॉमन चीज़ें होती है जो किसी भी पेपर में गुड मार्क्स के लिए ज़रूरी होती है, जैसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन का जो डिमांड है, डिमांड को पूरा करें, क्वेश्चंस के सारे एस्पेक्ट के उत्तर आपके आंसर में आपको होने चाहिए, प्रॉपर इंट्रो, प्रॉपर बॉडी, है ना, प्रॉपर कंक्लूजन, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो कोई स्पेशलाइज तरीके से ये पब्लिक एड पर लागू नहीं होती है, इसलिए उसकी मैंने वैसे ही आपको चर्चा कर दी, आप लोग जानते भी होंगे। जो चीज़ पब्लिक एड के लिए स्पेशलाइज्ड है उसकी चर्चा हम लोग आपको यहाँ करेंगे। एक तो है इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप यहां दो स्तर पर, एक टॉपिक और दूसरा पेपर। टॉपिक टू टॉपिक और पेपर फर्स्ट टू पेपर सेकेंड, या पेपर सेकेंड टू पेपर फर्स्ट, दोनों के बीच, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। हमेशा आप ये जूम करके चलें जब आप स्टडी कर रहे हो कि ये आपका जो माइंड है ये एक डब्बा है, और इस डब्बे में, इस बास्केट में, ऑल इंफॉर्मेशन यू हैव रीड हियर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर स्टोर्ड। और ये जो इंफॉर्मेशन जो अलग अलग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की अलग अलग टॉपिक के तौर पर जो यहाँ स्टोर्ड है, इसके रिस्ट्रिक्शंस को आप ओपन कर दें, खोल दें, आप इसको बंधन रहित कर दें, रिलैक्स कर दें, और जिस भी टॉपिक से कभी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए, फर्स्ट पेपर में या सेकेंड पेपर में, उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक का इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेट हो सकता है, उसको आप रिलेट करें। आप यानी हम किसी टॉपिक पे उत्तर अगर दे रहे हैं, कोई माने अदर टॉपिक इससे लिंक हो सकता है, इसके लिए रेलिवेंट हो सकता है, हमारे उत्तर को, हमारे आंसर को थोड़ा पुष्ट कर सकता है, तो यू शुड टेक द हेल्प ऑफ दैट टॉपिक। तो ये इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए। अलग अलग टॉपिक को आप मान के चले कि आपकी इंफॉर्मेशन बेस में आपको ये सारे टॉपिक अलग अलग रखे हुए तो हैं, लेकिन हर टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, और जहां जिस टॉपिक को एक दूसरे से लिंक किया जा सकता है उसको आप जोड़ने की कोशिश करें। एक पेपर से दूसरे पेपर में, दूसरे पेपर से एक पेपर में, एक ही पेपर के अलग अलग टॉपिक को आपस में लिंक करें। तो इस तरह से लिंक करने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में एटीट्यूड रखिए कि आई हैव टू लिंक द टॉपिक्स, है ना, आई हैव टू लिंक द टॉपिक्स। तो ये दिमाग में रखिए, वो आप रखेंगे, और फिर जब प्रैक्टिस से आप करना शुरू कर देंगे ना, तो वो अपने आप चीजें उस दिशा में बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है करंट। करंट्स यानी अपने पेपर को, या फर्स्ट पेपर डील कर रहे हो, सेकंड पेपर, खासकर सेकंड पेपर में जो है, जो करंट अफेयर्स की घटनाएं जो बीत रही है ना, उसको रिलेट करने की कोशिश करें आप, है ना। मान लिया जाए यहाँ आप लीडरशिप के ऊपर आप लिख रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो कोई लीडरशिप का कोई एग्जाम्पल जो किसी थ्योरी को पुष्ट कर सकता हो, किसी थ्योरी को आपको हेल्प कर सकता हो, तो वो एग्जाम्पल यहाँ आप यूज करें आप, है ना। मान लीजिए मोटिवेशन का आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है आपको कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, जो वहां यूज हो सकता है फर्स्ट पेपर में, तो उसको आप यूज करें। आप सेकंड पेपर में गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और गवर्नेंस के संदर्भ में कोई करंट में न्यूज है, तो यू शुड पुट देयर। प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यू हैव सम न्यूज हियर, यू शुड पुट देयर। कानून, लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में आपको क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, यू हैव सम न्यूज हियर, यू पुट देयर, है ना। तो जो कुछ भी करंट अफेयर्स में यहां हम लोग पढ़ते हैं,
जो जीएस की तैयारी के दौरान हम लोग पढ़ते हैं, कोई अलग से एडिशनल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो चीज जो आप यहां तैयार करेंगे वो जीएस में वैसे भी आपको तैयार करना चाहिए, बस उसका एक सेपरेट नोट्स भी बना ले, उसका जीरोस करवा लें आप, उसका एक सेपरेट नोट्स आप बना लें और उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को जो भी रिलेट कर सकता है करंट अफेयर का इवेंट्स, उसको आप संक्षिप्त में लिखें, डिटेल में नहीं, ब्रीफ में, जिससे कि उसका एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, या आपको डाटास के तौर पर हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सके। मान लीजिए सीएजी के बारे में लिख रहे हैं और यहाँ पे देखा सीएजी ने कोई रिपोर्ट पेश किया है, कोई कंट्रोवर्सी है, आपको कोई क्रिटिसिज्म है, तो वो यहाँ पुट कर सकते हैं। और जनरली आजकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उसी हिसाब से पूछे भी जाते हैं। तो ये अगर टू थिंग्स आप अगर आपने उसको ठीक से हैंडल कर लिया, बाकी चीजें तो कॉमन मैंने बताई ही, अगर ये दो चीजें आपने अगर ठीक से हैंडल कर ली यहाँ पर, तो नो डाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म आप करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे आप। तो ये चीज है। तो ये चीजें जो बेसिक चीजें थी, जो एक आम एक कॉमन स्टूडेंट्स के अंदर जो चीजें किसी भी ऑप्शनल के संदर्भ में रहती है, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और कोई आपके अंदर क्वेरी वगैरह हो, पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। तो BIS ऐप्स में जो हम लोग की क्लासेस होगी, मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। रिकॉर्डेड का एक बेनिफिट ये होता है कि आप चाहे उसको जितनी बार भी देख लें, टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख लें, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, कोई टॉपिक फंस रहा है उसको आप कितनी भी बार देख लें, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है उससे कि आपका वो टॉपिक पूरी तरह आप, है ना, रिवीजन के मोड में आ जाता है। जो चीज़ नोट्स बना के हम रिवाइज करते हैं 10 बार, उसको कान से और देख के जब उसको रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग का आपका एक पार्ट बन जाएगी, तो वो बेनिफिट होता है। तो हमारे BIS में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। और कोई भी आपके अंदर कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी है, कोई भी किसी तरह की बात है, तो मुझे आप पर्सनली नंबर पर, है ना, ये नंबर मैंने दिया हुआ, हालांकि BIS में है 9911377816 9911377816 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज का जवाब जरूर मिलेगा। कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, जरूर बताएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।